बीजेपी नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने के लिए इन दिनों सदस्यता महाअभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी के तहत अभी तक सभी स्तर पर कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। अब 3 सितंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्यमंत्री धामी को शपथ दिलाकर इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रदेश में 30 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में संगठन पर्व के रूप में सदस्यता महाअभियान का कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व को बूथ स्तर तक इसको पहुंचाने की कार्य योजना बनाई है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता महाअभियान के तहत अब तक हमारी प्रदेश की जो पदाधिकारियों की और सांसद विधायकगणों की जो कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। इसके साथ ही हमारे संयुक्त मोर्चे जो 7 मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के हैं उन मोर्चों की कार्यशाला भी संपन्न हो चुकी है। जिला मुख्यालयों पर जिले की कार्यशालाएं, मंडलों जो हमारे पूरे प्रदेश में 270 मंडल हैं उन सभी मंडलों में हमारी सदस्यता की कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 सितंबर को आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश से मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को सदस्यता ग्रहण करा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये सदस्यता अभियान अभी तक चलाया गया है बीजेपी का और आगे इसको किस तरह से धार दी जा रही है? जी सर, बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है उसमें अब जो है सदस्यता अभियान भी भारतीय जनता पार्टी उसी के तहत करने जा रही है और जो सदस्यता अभियान की शुरुआत है वो कल दिल्ली से होगी, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे और उसके बाद इस अभियान की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद उत्तराखंड में इस अभियान सदस्यता महाअभियान की शुरुआत जो है 3 सितंबर को होगी और ऐसे में 3 सितंबर से जो है पूरी इस अभियान की शुरुआत होगी और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सदस्यता दिलाएंगे और उसके बाद जो है 3 सितंबर को प्रदेश में जो है ये सदस्यता महाअभियान शुरू हो जाएगा और देश भर में जो है 2 सितंबर से जो है ये सदस्यता अभियान जो है वो शुरू होगा। तो इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान वो चलने जा रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में करोड़ों जो है सदस्य नए बनाने की जो है टारगेट रख रही है और ऐसे में प्रदेश में 30 लाख नए सदस्य जोड़ने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, जिसमें से सभी विधायकों को अलग अलग टारगेट दिया गया है, सभी जो राज्य मंत्री हैं उन्हें अलग टारगेट दिया गया है, जो मंत्री हैं उन्हें अलग टारगेट दिया गया है। तो इस तरीके से सभी को जो है इसमें एक टारगेट भी दिया गया है कि उन्हें कितने सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने हैं और ऐसे में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसका संगठन इससे काफ़ी कितना मजबूत होता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि संगठन को आगे मजबूती देने के लिए तमाम इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी चलाए जाएंगे और ऐसे में चाहे हर वर्ग को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी इस सदस्यता अभियान में करेगी, चाहे वो कोई भी वर्ग हो तो सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उनकी सदस्यता हो और भारतीय जनता पार्टी से वो सीधे तौर पर जुड़े, तो ताकि जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे निकाय चुनाव की बात हो, पंचायत चुनाव की बात हो, नगर पालिका के चुनाव होने हैं, केदारनाथ में उपचुनाव होना है और इसी के साथ साथ प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उससे पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं और ऐसे में सदस्यता अभियान भी उसी के तहत एक कार्यक्रम है और ऐसे में बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत करने जा रही है और सदस्यता अभियान जो है वो चलाने जा रही है। अरुण, जैसे कि आपने बताया कि 3 सितंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहले तो सदस्यता अभियान की शपथ भी लेंगे और फिर इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे। ऐसे में विपक्ष भी क्या कुछ इस बात को कहते हुए नजर आ रहा है, क्या वो भी इस तरह के कुछ अभियान चला रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो लगातार देखने में आता है कि समय समय पर इस तरह के अभियान भी चलाती है ताकि लोगों का जुड़ाव हो सके बीजेपी से। क्या अगर विपक्षी दलों का माने तो इस तरह के कोई रणनीति वो लोग भी बना रहे हैं? जी सर, देखिए, सभी पार्टियों के अपने अपने जो है कार्यक्रम होते हैं, सभी के अपनी अपनी जो है अलग अलग तरीके से जो है कार्यक्रम होते हैं, सभी का अपना अलग अलग जो है रोड मैप है वो किस तरीके से काम करती है, सभी पार्टियों का अपना काम करने का तरीका अलग है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी समय समय पर हालांकि ज़रूर है कि तमाम कार्यक्रम करती है, तमाम पार्टी संगठन से जुड़े हुए तमाम जो कार्यक्रम वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन विपक्षी दल के भी जो है वो है उसके अपने अलग काम करने का तरीका है, विपक्षी दल के अलग कार्यक्रम है। तो ऐसे में सदस्यता अभियान जो है वो विपक्षी दल के द्वारा अभी नहीं चलाया जा रहा है।
हालांकि समय समय पर विपक्षी दल के द्वारा भी इस तरीके के तमाम कार्यक्रम अपने संगठन को लेकर चलाए जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षी दल के आगे संगठन में किस तरीके से कार्य होने हैं, वो अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करते हैं, ये आगे जब विपक्षी दल के कार्यक्रम लगेंगे तो तब ये साफ होगा। और ऐसे में लेकिन भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जो कार्यक्रम कर रही है, ऐसे में उसी कार्यक्रम के तहत तमाम कार्यक्रम और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे केदारनाथ धाम से। इस वक्त की बड़ी खबर, MI-17 से छटक कर पहाड़ी में गिरा क्रिस्टल हेलीकॉप्टर। पहले भी धाम में लैंडिंग के दौरान हुआ था दुर्घटनाग्रस्त। MI-17 की मदद से लाया जा रहा था क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर MI-17 के जरिए यह हेलीकॉप्टर लाया जा रहा था और यह छटक कर एक बार फिर से गिर गया। और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हेलीकॉप्टर से छूटा है और दूसरा हेलीकॉप्टर और सीधा नीचे जा गिरा, पहाड़ी में जा गिरा है। ये क्रिस्टल हेलीकॉप्टर है जो कि पहाड़ी में गिर गया है। पहले भी धाम में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और एक बार फिर से MI-17 की मदद से ये क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर लाया जा रहा था, जो कि छटक कर पहाड़ी में जाकर टकरा गया है गिरने के दौरान। आज सुबह लगभग 7 बजे MI-17 द्वारा कैस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो, उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। धनखड़ का उत्तराखंड दौरा। आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे जगदीप धनखड़। ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे जोलीग्रांट एयरपोर्ट से इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जाएंगे उपराष्ट्रपति। कल एम्स ऋषिकेश में पौधारोपण कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं और तमाम व्यवस्था भी इस दौरान हो गई है। एयरपोर्ट से इंडियन पेट्रोलियम में जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कल एम्स ऋषिकेश में पौधारोपण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे जगदीप धनखड़। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाले हैं उपराष्ट्रपति के? जी सर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे। ऐसे में आज जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति शाम करीब 3:30 बजे जो है जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जोलीग्रांट एयरपोर्ट से इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट वो जाएंगे। उसके बाद आज जून में ही जो है उनका रात्रि विश्राम रहेगा। इसके साथ ही कल यानी कि रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ RIMC जाएंगे और वहां पर भी जो कार्यक्रम है उसमें वो प्रतिभाग करेंगे। इसी के साथ ही फिर उसके बाद ऋषिकेश एम्स में भी जो है उपराष्ट्रपति जाएंगे और ऋषिकेश एम्स में एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम के तहत संस्थान में पौधारोपण का कार्य भी करेंगे। तो इस तरीके से जो है पूरे जो उनका दौरा है, 2 दिवसीय दौरा उपराष्ट्रपति का, वो उत्तराखंड में रहने वाला है और इस दौरान जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में भी शिरकत वो करेंगे और जो एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत भी जो है वो एम्स में पौधारोपण भी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अरुण इस दौरान? जी सर, बिल्कुल देखिए, वीवीआईपी रूट है और ऐसे वीवीआईपी मूवमेंट है। उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा वो किए गए हैं। और ऐसे में चाहे रूट डाइवर्स की बात हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, तो तमाम व्यवस्थाओं पर जो जोर दिया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो दौरा है, तो ऐसे में बड़ा ये दौरा है और ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट पे रहना है, तो ऐसे में को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी पुलिस फोर्स भी जो है उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर जो है यहाँ पर तैनात की गई है। बिल्कुल अरुण, बने रहिए आप हमारे साथ।
और एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में महंगी बिजली प्रस्ताव हुआ खारिज। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने दी बड़ी राहत। बिजली की दरें 8.54% बढ़ाने की याचिका हुई खारिज। 1 अप्रैल 2024 से बिजली की दरों में की गई थी बढ़ोतरी। आयोग ने की थी 6.92% की बढ़ोतरी। और संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है बिजली बढ़ोतरी के। जी सर, बिल्कुल देखिए, यूपीसीएल की तरफ से विद्युत नियामक आयोग को जो है याचिका दी गई थी, और जिस तरीके से उन्होंने 1 अप्रैल 2024 से जो है बिजली में की दरों में बढ़ोतरी करने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें कि उन्होंने याचिका जो दायर की थी उसमें लिखा था कि बिजली की दरों में 8.7% यानी कि 63 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी जो है वो की जाए। तो ऐसे में उन्होंने इसमें 1919 करोड़ 71 लाख रुपए की वसूली को आधार भी बनाया था। तो ऐसे में जिसको लेकर विद्युत नियामक आयोग ने जो है याचिका फिलहाल जो है वो खारिज कर दी है। और ऐसे में जब ये याचिका डाली गई थी तो आयोग की तरफ से प्रदेश भर से जो है सुझाव लिए गए थे, और 12 अगस्त को जन सुनवाई भी हुई थी, और जन सुनवाई में भी और जो सुझाव लिए गए थे उसमें उपभोक्ताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि जो हर साल बिजली की बढ़ोतरी होती है उससे उन्हें राहत मिलनी चाहिए, उससे उन्हें निजात मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से साल दर साल जो है उत्तराखंड में बिजली महंगी हो रही है, और उत्तराखंड जो है वो ऊर्जा सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला प्रदेश है। ऐसे में यहाँ के उपभोक्ताओं, जो बिजली उपभोक्ता है, उन्हें राहत मिलनी चाहिए। तो इस तरीके के तमाम वो विरोध भी कर रहे थे। तो ऐसे में अब आयोग ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, और ऐसे में अब जो ये बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशी की खबर भी है, और ऐसे में उनमें खुशी का माहौल भी है। जिस तरीके से जो याचिका दायर की गई थी उसको आयोग के द्वारा जो है वो खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डोईवाला के माजरी ग्रांट क्षेत्र में स्थित स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में पुस्तकालय और साहित्य का बदलता स्वरूप पर विचार व्यक्त करना रहा। सेमिनार में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की है, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं और आमजनों के जीवन में पुस्तकालय और साहित्य का महत्व बताते हुए अपने विचार भी रखे हैं। इस मौके पर उन्होंने अश्वनी के गावरकर की पुस्तक काव्यांजलि के साथ अन्य 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया है। शिक्षा के उच्च शिक्षा के विभिन्न पदों पर रहे। मुझे अच्छा लगा कि स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय विज्ञान विभाग है उसने ये राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया है, जिसमें देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित तमाम आईआईटी और अन्य संस्थानों के जो विभागाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए हैं, और बड़ी संख्या में शोध छात्र भी आए हैं। मुझे लगता है कि एनईपी 2020 का लागू होना और उसमें पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कैसे साबित हो सकता है, और कैसे करके उस एनईपी को 2020 को जो लागू करना है उसकी आधारशिला पर ये पुस्तकालय, क्योंकि पुस्तक तो ज्ञान का भंडार है और पुस्तक हर व्यक्ति का सबसे बड़ी ताकत है, उसका मित्र भी है, उसकी शक्ति भी है। तो उस पुस्तकालय को कैसे आम छात्र तक और आम लोगों तक किस तरीके से उसका लाभ मिल सकता है, और जो वर्तमान चुनौतियाँ हैं उसका हम लोग कैसे मुकाबला कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत अच्छा इन 2 दिवसीय जो गोष्ठी हो रही है इसमें बहुत अच्छा परामर्श होगा। सन 1970 के टिहरी विस्थापितों की 50 साल पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। हरिद्वार में पथरी और आसपास के इलाकों में 369 हेक्टेयर जमीन पर टिहरी विस्थापितों को जल्द ही भूमिधरी का अधिकार प्राप्त होने जा रहा है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला मुख्यालय में ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत समेत तमाम जनप्रतिनिधियों, टीएचडीसी, वन विभाग और राजस्व विभाग के साथ बैठक कर सभी पक्षों में सहमति बनाई गई है। जिलाधिकारी का कहना है कि 1 महीने के अंदर भूमिधरी प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा।
और उसमें लोगों को 70 के दशक में यहाँ पे विस्थापित किया गया था और उनको लगभग 369 हेक्टेयर लैंड करीब अलॉट हुई जी। तो अभी तक उन लोगों को भूमिधरी राइट्स नहीं मिले हैं। तो इसके लिए आज उसी संबंध में हमारी ये मीटिंग थी, ये तीसरी मीटिंग हमारी थी। तो सर्वसम्मति से फिर जो निर्णय लिया गया, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, डीएफओ भी मौजूद थे और टीएसडीसी के कर्मचारी मौजूद थे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब आए थे। तो उसमें जो सहमति बनी है उस आधार पे जो 369 हेक्टेयर लैंड पे जो कि एक आवासीय और कृषि प्रयोजन के लिए जो दी गई है, तो उसमें भूमिधरी राइट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने प्रपोजल भेजना है। तो उनकी आम सहमति बनी है, तो उसमें हम एक माह के अंदर उसमें प्रपोजल अपना भेज देंगे और इन लोग को भूमिधरी। हरिद्वार रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर 2 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर 5 अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले जाएंगे, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सोमवती अमावस्या स्नान के लिए 2 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। दोनों ट्रेनों में 14 कोच एक्स्ट्रा लगेंगे। हरिद्वार से दिल्ली शाहदरा ट्रेन का संचालन सोमवार शाम को 4:45 पर होगा। वहीं हरिद्वार से भटिंडा ट्रेन का संचालन भी सोमवार शाम को 5:20 पर किया जाएगा। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में बीटीगंज के पास एक किशोर गंग नहर में नहाते वक्त डूबकर लापता हो गया। युवक के डूबने की सूचना गोताखोर मोनू जलवीर को दी गई, लेकिन जब तक मोनू जलवीर वहां पहुंचे तब तक किशोर नहर में डूब चुका था। वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। अभी मुझे गन्ने वाला है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, उन्होंने फोन करा था मुझे, उन्होंने कहा बच्चा डूब रहा है, ध्यान तो उन्होंने भी नहीं करा। इतना मैं आया मिलने पुलते पे गया, उससे पहले ही बच्चा वो डूब गया था। मैं वापिस आया वहां से ढूंढने बाद एक बच्चा और था, उसके साथ बता रहे लोग यहाँ, वो भी भाग गया। छोटा बच्चा था, वो भी 8-9 साल का बच्चा था, दोनों ही वही भाग गया। उसके कपड़े मिले, चप्पल मिली है, काली टोपी मिली, व्हाइट बिलान मिली है और एक पेन मिला है, मार्कर टाइप पेन है वो भी, ऐसे बच्चे लिखते हैं वो था। ये जानकारी नहीं कहाँ का बच्चा है, ये नहीं है कुछ अभी अंदाजा। लोग बता रहे थे, वो खुद 2 बच्चे थे साथ थे, वो दूसरा वाला है वो बता रहे, मदद से बच्चा बता रहे हैं, बाकी वहां भी देखने। भगवानपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र शर्मा ने के निवास स्थान पर एक स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीसीएस की परीक्षा पास करके लौटे आशीष शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आशीष शर्मा ने कहा है कि मैं एक छोटे किसान का बेटा हूं और अपने पिता की मेहनत और लगन को देखते हुए मैंने पीसीएस की परीक्षा पास की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और ग्रामवासियों को दिया है। वहीं स्वागत समारोह में पहुंची विधायक ममता राकेश ने कहा है कि सभी युवाओं को मेहनत करनी चाहिए, जिससे हमारे भगवानपुर का नाम रोशन हो। देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे लोहाल के दयालपुर से आशीष शर्मा पुत्र राकेश शर्मा का चयन पीसीएस के लिए हुआ है। उन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया है और इन्हें जिला गन्ना अधिकारी के पद के लिए किया गया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आशीष शर्मा व इनके पिताजी को, तो सभी अपने लोहाल के दयालपुर के वासियों को व भगवानपुर विधानसभा वासियों को देती हूँ कि इन्होंने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और निश्चित रूप से युवाओं को इनसे सीखना चाहिए और युवाओं को निश्चित रूप से जो मेहनत करते हैं सफलता निश्चित रूप से उनके कदम चूमती है और ईमानदारी कठिन प्रयास से जो आगे बढ़ते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रथम प्रयास में ही इन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया है। मैं इन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। रात दिन इसको आगे करके पढ़ना तो इसका काम था, लेकिन उन्होंने पैसे का इंतजाम, आने जाने का इंतजाम, और उस परिस्थिति में इनके पास में ना 1 बीघा कोई जमीन है, ना कोई दूसरा आय का साधन। इनके पिताजी सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।
इत्तेफाक से भगवान जी के आशीर्वाद से बड़ा भाई कैनरा बैंक में अफसर बन गए और वहाँ से इनका काम शुरू हुआ। मेरा पहला प्रयास था और इसमें सर मुझे काफ़ी समय लग गया। इससे पहले मैंने यूपीपीसीएस के मेंस और इंटरव्यू भी दिया है, परंतु मैं फोन पे सफल नहीं हो पाया था। और सर इस वर्ष मेरा 2021 के पीसीएस में जिला गन्ना अधिकारी के रूप में चयन। सर इसके लिए बार बार डिमोटिवेशन भी आता था और जब अंतिम रूप से चयन नहीं हो पा रहा था तो बहुत समय लग रहा था सर। दरअसल इस प्रक्रिया में पूरे 3 साल लग गए, तो सर कहीं ना कहीं इसमें मानसिक तनाव भी बीच बीच में। मसूरी से देहरादून की तरफ आते हुए देर रात कार सवार कुछ हुड़दंगियों का तमंचा लहराने का मामला सामने आया है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और कोलू खेत पर कार को रोक लिया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार 5 लोग हरियाणा के रहने वाले थे, जिनके पास से पुलिस ने एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया है और मुख्य अभियुक्त को जेल भेज दिया है।